हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक एम अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि हम यहाँ पे यूकेपीएससी का सिलेबस कर रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए, जिसमें हमने अपना केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज और पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी कह रहे हैं, उसको करने वाले थे। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें हमने कुछ जो पुराने पैटर्न थे पीरियोडिक टेबल के वो पढ़ लिया था, हमने मेंडली पीरियोडिक टेबल तक कवर कर लिया था। आज हम इसमें करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम ये आज करेंगे। तो अगर आप जो इसकी शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, मोजले वर्क से हुई है। तो मोजले इन 1930 performed an experiment in which he bombarded high-speed electron on different metal surfaces and obtained X-rays. He observed that there existed a systematic mathematical relationship between the wavelength of the X-rays produced and the atomic number of the element. This came to be known as Moseley's law and is expressed as। ठीक है, तो मोजले 1930 में क्या किया कि उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना, जिसमें उसने क्या किया कि मेटल सरफेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराया था। ठीक है ना, और वहाँ पर उसको क्या ऑब्जर्व मिला, एक्सरे जो ऑब्टेंड हुई उसके बाद। तो उसने क्या देखा, जो रिलेशनशिप पाई उसने, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप पाई बिटवीन वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो कुछ इस तरह से उसका ये लॉ बन के आ गया कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्स रेज की, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर और जेड ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से उसने अपना एक लॉ बना दिया। फिर उसी को बेस बनाते हुए जब उसने ग्राफ प्लॉट किया तो उसने क्या पाया कि स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है ना, देखो आप यहाँ पर देखोगे जो एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इससे क्या पता चल रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसके बीच में आपकी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो मोजले एक्सपेरिमेंट showed that the proper sequence criteria for the periodic arrangement of atoms was not atomic weight but atomic number। क्योंकि जब आप एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाओगे तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये थोड़ा अप डाउन हो रहा है कर्व। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन में, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में देखने को नहीं मिल रहा, जबकि इसमें आप क्या देखोगे, इसी लाइन पर ही सारे के सारे आपके पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मोजली ने अपना क्या बताया कि जब आप प्रॉपर सीक्वेंस क्राइटेरिया क्रिएट कर रहे हो पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के लिए, तो वो एटॉमिक वेट ना होकर क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। द कॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज वॉज द रेपिटेशन ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। और जो आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है इनकी प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स की, वो क्यों मिल रही है, कि जो उनका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल पे जाके। तो दिस ऑब्जर्वेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम पढ़ेंगे इसी में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा क्या बोलता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। The long form of the periodic table based upon the modern periodic law is depicted in figure 2.3. Note that the arrangement of A and B subgroups different from that in the modified form of Mendeleev's periodic table. The left and right corner of the table are assigned subgroups A and the middle of the periodic table is assigned subgroup B। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ये है। इसमें आपको क्या पीरियड, 7 पीरियड्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से 7 पीरियड्स हैं, 7 हॉरिजेंटल रोज। और इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या है,
के 18 आपके ग्रुप्स हो गए हैं। ठीक है, जिसको हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ठीक है, और फिर यहाँ पे बीच में ये जो पार्ट है ये बी वाला पार्ट है, और फिर यहाँ पर आपको ग्रुप 13 से थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ भी, एट ए, सॉरी, ठीक है। तो कुल मिला के आपने तो ये याद रखना है कि इसमें क्या है, 7 पीरियड है, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स है। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जो आपका ये बीच वाला पार्ट है, ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 12 तक का, जिसमें डी ब्लॉक आते हैं, इनको हम अगर रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये बी कैटेगरी में आएंगे, सब ग्रुप बी में आएंगे, ये थर्ड बी से लेके फिर इसी तरह से आपका फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवन्थ भी, एट्थ भी, फिर इसके बाद यहाँ तक 8, 9 और 10 एट्थ बी में आ जाता है। फिर 11th ग्रुप आपका फर्स्ट बी और 12th ग्रुप आपका सेकंड बी के तौर पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, जो आपका ये लेंथेनाइट सीरीज है, ठीक है, ये 4F सीरीज, ये आपका क्या है, 6th ग्रुप का मेंबर है, याद रखना क्या ये 6th ग्रुप का मेंबर है, अभी आपको पता भी चल जाएगा। सॉरी, 6th ग्रुप कह रहा हूँ मैं, 6th पीरियड का, 6th पीरियड का मेंबर है ये, 6th पीरियड। ठीक है, और जो आपका ये 5F सीरीज है, एक्टिनाइट है, ये आपका क्या है, 7th पीरियड का मेंबर है, 7th पीरियड का मेंबर है, पता भी चल जाएगा कि किस तरह से हम जान पाते हैं इसे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको देखो लिखा भी है कि ये क्या है, 7th पीरियड का मेंबर है, और ये क्या है, 6th पीरियड का मेंबर है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट अपना, आगे बढ़ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि किस तरह से जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका हम क्लासिफाइड कर सकते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, उसे देख के। ठीक है, तो क्या वी हैव लर्न दैट द असाइनमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इनटू स्पेसिफिक सेल्स और orbitals SPDF is known as the element's electronic configuration. The elements can be arranged in the long form of the periodic table based on electronic configuration and classified as S, P, D and F block elements। ठीक है ना, तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे उनको हमने अलग अलग ब्लॉक में रख दिया है सभी एलिमेंट्स को। तो अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा होगा, एस ऑर्बिटल में जा रहा होगा। ठीक है ना, तो जो इनकी जनरल वैलेंस या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या हो सकती है, NS1 और 2। अगर वो NS1 है तो वो क्या बने, एल्कली मेटल्स है, अगर वो NH2 है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हमारे पास क्या हो गया, एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, एस ब्लॉक में क्या है, दो हमारे ग्रुप्स आ गए, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। ठीक है ना, अगर इसको आप 1 2 लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे तो 1A सेकेंड ए ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात की जाए तो इसमें क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में एंटर जिन भी एलिमेंट्स में करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, तो वो सभी एलिमेंट्स किस में रखे जाते हैं, पी ब्लॉक में रखे जाते हैं। ठीक है ना, तो पी ब्लॉक की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो क्या होती है, NH2 NP 1 to 6। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर थर्ड ए टू एट्थ ए या ग्रुप 13 to 18। ठीक है, फिर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एस ऑर्बिटल हैविंग द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, जो वैलेंस सेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। ठीक है, ऑफ द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर इसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस एंड पी ऑर्बिटल हैविंग द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है,
फिर थर्ड है इसमें, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर अकॉर्डिंग टू ए एंड बी कन्वेंशन। ए एंड बी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप इस तरह से चल सकते हो। हीलियम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पी ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट better to consider it as block element, but according to its chemical behavior it is justified to place in the ग्रुप 0 और ग्रुप 18। ठीक है, तो अब ये सब कुछ बातें थी। ठीक है, तो आपने जो देख ली होगी, समझ गए होंगे। तो आप क्या कर रहे हो कि उनके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उनके बेस पे उनका ग्रुप डिसाइड कर सकते हो। जैसे आपका क्या है 1s1 आ गया है, अगर 1s1, तो जो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये तो किसको डिसाइड करेगा, पीरियड को डिसाइड करेगा कि वो किस पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, अगर 1s में लिखा हुआ है मान लो किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि वो फर्स्ट पीरियड में है। यहाँ पर ये ऑर्बिटल से हमें क्या पता चल रहा है कि वो किस ब्लॉक में है, जैसे वो एस ब्लॉक का एलिमेंट माना जाएगा, पीरियड वाइज वो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट माना जाएगा, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर के बेस पर हम उसका ग्रुप बता सकते हैं। ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर। ठीक है, या इसी तरह मान लीजिए, लिखा है 3s2, क्या लिखा हुआ है 3s2, तो इस समय क्या पता चल रहा है कि वो एलिमेंट कहाँ पर है, थर्ड पीरियड में है। वो किस में है, थर्ड पीरियड में है, एस ब्लॉक में है, और क्या होगा वो सेकेंड ग्रुप में होगा, सेकेंड ग्रुप में होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये सारी बातें पता चल जाती हैं। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कोई हम पी सब शेल के लिए ले लेते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कोई केस ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से 3s2 3p4 मान लीजिए ऐसे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है ना। तो ये हो गया कि ये थर्ड पीरियड का मेंबर होगा। अगर इसमें हमें पीरियड देखना है तो ये क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। ठीक है ना। अब हम लास्ट आउटर सेल की ही बात करते हैं वैसे। ठीक है, तो मैं एरो यहाँ पे लगाऊँ तो ज़्यादा अच्छा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। फिर ब्लॉक वाइज देखा जाए तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, किसका, पी ब्लॉक का। और अब अगर इसके ग्रुप की बात करी जाए, अगर इसके ग्रुप की बात करी जाए तो 2 + 4 है 6। ठीक है, तो जब भी इस तरह से आएगा तो इसमें क्या है, नोबल गैस कोर के इलेक्ट्रॉन अभी हमने नहीं लिए हैं एक्चुअल में देखा जाए तो वो भी ऐड होंगे। इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले रहा होगा 1s2 2s2 2p6। तो ये इलेक्ट्रॉन भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की इससे पहले प्रेजेंट होंगे, तो ये भी इसमें ऐड अप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 और 6 16, तो ये 16th ग्रुप में मेंबर है, 16th ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जब ये पी ब्लॉक का है तो ये क्या होगा, 6th ए का मेंबर होगा, और 6th ए बराबर किसके होता है, 16th ग्रुप के इक्वल होता है ये। ठीक है, किसी भी तरह से आप समझ सकते हो, बाकी नहीं तो आप इससे भी पता रख सकते हो। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी ना हमने यहाँ पर, इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, तो वो भी एडअप होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं हमें ग्रुप एग्जैक्टली बताने के लिए, तो ये क्या होगा, ग्रुप 16 का मेंबर होगा। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट क्या है आपका, किस पीरियड में है, किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ब्लॉक में रहता है वो, और किस ग्रुप में प्रेजेंट है वो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज or called as d block elements except thorium. The general electronic valence electronic configuration is ns0 to 2 n-1 d 1 to 10। पैलेडियम के केस में क्या हो जाता है ns1 to 2 n-1 d 1 to 10। ठीक है, मतलब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही चलती है जनरली, और ये वाली के किसके लिए, पैलेडियम के लिए होती है। ठीक है ना, कि पैलेडियम के केस में एक भी इलेक्ट्रॉन्स आपका नहीं रह जाता है, इसमें S0 हो जाता है और D10 हो जाता है वहाँ पर।
ठीक है ना। तो उसके लिए है, नहीं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा यही रिप्रेजेंट करी जाती है डी ब्लॉक के लिए। तो टोटल वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, मतलब एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड पेन अल्टीमेट सेल जो होता है आपका डी ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वही उसका क्या बता देगा, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बता देगा। अगर हमें ये बताना हो कि कितने टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का सम कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो इन्होंने कोबाल्ट लिया है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से 4s2 3d7। तो अगर इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हो तो वो कितने होंगे, दोनों का सम करके 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे, ठीक है। अगर अब आप इसमें इसका पीरियड की बात करोगे तो ये किस पीरियड में होगा, हम आउटर से बताएंगे हमेशा, हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो रख रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये फोर्थ पीरियड को बिलोंग करेगा। ये कहाँ पे पाया जाएगा, अगर पीरियड में देखना है तो आपको पीरियड में देखना है तो इसको हम कोबाल्ट को कहाँ पाएंगे, फोर्थ पीरियड में पाएंगे, ठीक है। और अगर इसके ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हमें कैसे पता चलता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट से, तो 9 इलेक्ट्रॉन से तो ये 9th ग्रुप में मिलेगा हमें, ठीक है ना। और ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक में हम ये डी ब्लॉक का मेंबर है, क्योंकि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इंटर कर रहे हैं, डी अब शेल में इंटर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको डी ब्लॉक में रखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लॉक एलिमेंट। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट एंटर इनटू एफ ऑर्बिटल they are considered as f block element. The general valence electronic configuration is ns2 n minus 1 d1 sorry 0 to 1 n minus 2 f 1 to 14, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे कैसे लिया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो आपके एन में प्रेजेंट है, n माइनस 1 डी में प्रेजेंट है, n माइनस 2 एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सबका सम करके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जनरली एस में तो क्या रहेगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जो आपका डी सब सेल है पेनल्टीमेट सेल, उसमें जीरो भी हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर आगे के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 to 14 वो सभी किस में जाएंगे, एफ ब्लॉक में जाएंगे, ठीक है। तो जो ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो 4f सीरीज है, 4f सीरीज और 5f सीरीज। तो 4f सीरीज तो कहाँ पे होती है, किस पीरियड में, किस आउटर सेल से हम बता सकते हैं ना। तो आप देख ही रहे हो ये n-2 है, तो इससे पहले क्या आया होगा, आपका 5d आएगा, और उससे सबसे आउटर सेल जो होता है वो 6s होता है, ठीक है। तो ये 6th पीरियड में प्रेजेंट होते हैं ये एलिमेंट्स। अगर पीरियड वाइज बताना हो किस वजह से, कि 4f जो आपका सीरीज है वो किस पीरियड की है, तो 6th पीरियड की होती है, ठीक है ना। फिर ग्रुप वाइज तो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना बन रहा है, वो उसका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्लॉक वाइज ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा, एफ में एंटर कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बातें मैंने ऑलमोस्ट आपको पहले ही बता दी, ठीक है ना। पीरियड प्रेडिक्ट करने के लिए आप क्या देखते हो, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द पीरियड ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एस में हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, पर हम क्या मानेंगे, मानेंगे तो अभी भी पीरियड उसका वही एस वाला ही माना, एस में जीरो हो गया पर जीरो वाला ही माना जाएगा, मतलब 5th पीरियड का ही माना जाएगा उसे, ठीक है। फॉर द ग्रुप नंबर, अगर आपको ग्रुप बताना है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये उसका ग्रुप नंबर होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 करो, ठीक है। वो 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप नंबर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप थर्ड, ठीक है, ग्रुप थर्ड में रहते हैं ये सभी, और पीरियड वाइज अगर इनको देखा जाए तो ये किस में होंगे, 6th और 7th पीरियड में। अब है नील्स बोर क्लासिफिकेशन। तो नील्स बोर का अपना जो क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ को इनर्ट एलिमेंट्स माना गया है, नोबल इनर्ट गैस माना गया है, कहाँ कौन कौन से हैं वो, हीलियम टू रेडॉन, ठीक है, जो ये ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स हैं।
ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स हैं उनको इनर्ट एलिमेंट्स सिग्निफाई किया गया है, डिनोट किया गया है, ठीक है। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर बात करें, दीज आर द एलिमेंट्स विच इन्वॉल्व आउटर सेल्स कंसिस्टिंग solely of S and P इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, ठीक है, क्योंकि इनर्ट गैस का आपने अलग ही ग्रुप बना दिया है। तो बाकी के अब जितने भी एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक वाले और पी ब्लॉक वाले, ठीक है ना, वो सभी क्या माने जाते हैं, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कंसीडर करा जाता है उन्हें नील्स बोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वही अपने क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी होते हैं, एक्सेप्ट जो लास्ट कॉलम है जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी आते हैं उनको छोड़कर, ठीक है, उनको आप केवल क्या मानते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मानते हैं। और बाकी के जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे मतलब ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 11 तक के, ठीक है, वो सभी क्या है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इनमें क्या है 2 सीरीज आती है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71, सीरियम टू लुटीशियम और 90 थोरियम टू लॉरेंशियम 103, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। तो ये नील्स बोर का क्लासिफिकेशन था, इनर्ट एलिमेंट्स, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। अब नेमिंग ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स, ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जो अभी रिसेंटली काफ़ी आफ्टर मतलब 1977 के बाद डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है ना, या उसी सराउंडिंग में डिस्कवर हुए, तो उनके लिए आईपीएससी ने अपना क्या है एक नॉमनक्लेचर का तरीका दिया है कि आप इससे नॉमिनेट इनको नॉमिनेट करोगे, इनका नेमिंग करोगे, ठीक है ना, बाद में फिर उनका स्पेसिफिक नेम दिया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब उसकी डिस्कवरी होगी तो जब तक कमेटी उसको डिसाइड नहीं करती कि उसका नेम क्या होगा तब तक ये नाम चलेगा। तो उसके तरीके क्या है वो देख लेते हैं। In 1977, IPAC recommended a method of naming the super elements from the atomic number. The digit of atomic number of an element are expressed serially using the following numerical roots, ठीक है। 0 के लिए क्या होता है नील वर्ड, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन, ठीक है। फिर हम क्या करना है, देन सक्सेसिव रूट्स आर पुट टुगेदर एंड द नेम इज एंडेड विथ ईएम, ठीक है, उसमें ईएम वर्ड जोड़ देना है, ठीक है। व्हेन सम लेटर्स आर रिपीटेड देन द फॉलोइंग प्रीसीडेंस इज टू बी अडॉप्टेड, जैसे ट्राई ईएम तो ट्राई ईएम हो जाएगा, ठीक है ना, अन प्लस नील तो अन नील, इस तरह से लिखना, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे एटॉमिक नंबर मान लीजिए कि आपका 101, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और फिर 1 के लिए अन, तो इनको अब ऐसे ही हमने लिख देना है अन नील अन, लास्ट में क्या जोड़ देना है ईएम वर्ड जोड़ देना है, और सिंबल क्या बनेगा इनका स्टार्टिंग का, तो यू एंड यू। ऐसे मान लीजिए 105 है, तो 1 के लिए क्या है अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए पेन, तो अन नील पेंट ईएम, फिर 111 तो 111, ठीक है ना, तो 11 के लिए क्या हो जाएगा अन अन अन, और फिर इसी से क्या बनेगा अन 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 ईएम, ठीक है। फिर 212 है, इसके लिए क्या हो जाएगा 2 के लिए बाई, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, तो क्या हो जाएगा बाई अन, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा ये, और बी यू बी, तो आप समझ गए होंगे किसी का भी हम इस तरह से कर सकते हैं, बस आपने इनका रूट वर्ड ध्यान रखना है कि 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन, ठीक है। और हम इनका क्या है स्टार्टिंग का जो सिंबल है उसको ले लेते हैं किस स्पेलिंग में से, और वही सिंबल बन जाता है, ठीक है ना। कुछ भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए 118 होगा, तो 118 के लिए आपका क्या हो जाएगा, 1 के लिए आपका अन होता है, इस 1 के लिए भी आपका क्या लगेगा अन, और 8 के लिए आपका क्या लग जाएगा ऑक्ट, और लास्ट में हमने क्या जोड़ देना है इसमें ईएम वर्ड जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा ये अन अन ऑक्टियम।
और अगर हमें इसका सिंबल लिखना होगा तो यू यू ओ, ठीक है, ये इसका सिंबल हो जाएगा। अब है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। द ट्रेंड्स दैट अकर इन द कैरेक्टरिस्टिक properties of the elements in the periodic table allow us to accurately predict the properties and reaction of these elements, ठीक है। तो क्या है, ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं इन प्रॉपर्टीज में, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में हमें कुछ एक पर्टिकुलर ट्रेंड्स या रेगुलरिटीज देखने को मिलती है, उसी के बारे में हमने पढ़ना है। जैसे एटॉमिक रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ द एटम इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और अप टू द पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सिंस द एटम आर नॉट अवेलेबल इन एटॉमिक स्टेट, in most of the cases three kind of atomic radii are measured for any atom, and these are covalent radius, van der Waals radius and metallic radius. The three types of radius are discussed as follows, ठीक है। तो जनरली हमें क्या है, एटॉमिक फॉर्म में मिलता नहीं है, तो क्या है, हम उसके बॉन्डिंग स्टेट जो थोड़ी हो सकती है उसी में रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस आप कब निकालोगे, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एलिमेंट टू द लेंथ ऑफ ए बॉन्ड दैट इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, ठीक है ना। अब कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट ए इज टेकन टू बी वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल A2। अगर होमोन्यूक्लियर काइंड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो हम उसमें कुछ इस तरह से ले सकते हैं। तो वहाँ पर कोवेलेंट रेडियस डायरेक्टली क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इनकी बॉन्ड लेंथ की, ठीक है, या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। यहाँ पर डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो एटम के बीच का जो न्यूक्लियस था इनके बीच की हमने क्या ली, ये डिस्टेंस थी, तो इसको हमने क्या बोला, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और रेडियस क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एटम है, दो एटम जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं प्योरली क्या कोवेलेंट में बॉन्डिंग कर रहे हैं, वो होमोन्यूक्लियर है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन वहीं पे अगर आपका क्या होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे ए और बी, जिसमें ए और बी की आपस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, अब ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे केस में अगर हमें क्या निकालना है, इनका रेडियस पता करना है आर ए और आर बी एलिमेंट का, तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि डी ए बी क्या है, इन एटम ए और एटम बी के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे डेल एक्स आपका, या डेल का ही बोल लें इसे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डेल एक्स के देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी, और 0.09 एंगस्ट्रॉम एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। इससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बताओ, या किसी पर्टिकुलर एक एटम की रेडियस पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपने ये फॉर्मूला याद रख लेना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाता है मेटेलिक रेडियस। फॉर मेटल द मेटेलिक रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटेलिक लैटिस, ठीक है। तो अगर मेटेलिक रेडियस की बात करें तो ये क्या होता है, जस्ट हाफ होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन मेटेलिक लैटिस। तो ये क्या, डी एम एम आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन टू मेटल एटम्स, ठीक है। और अगर हमें रेडियस चाहिए, मेटेलिक रेडियस चाहिए, कहने का मतलब ये जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है इसमें वैंडरवाल रेडियस। वैंडरवाल रेडियस की बात करी जाए, sum of van der Waals radii of the two atoms is the shortest distance between two immediately adjacent atoms in the structure of the solid compound in which they are not bonded to each other। तो van der Waals रेडियस जो हम निकाल रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि एटम्स आपस में एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, पर एक दूसरे से क्या नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, van der Waals रेडियस जस्ट दो एटम के बीच जो आपस में ये देखो अटैच हैं एक दूसरे से,
जस्ट ये अटैच्ड है, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं। जैसे ये तो थोड़ा बॉन्डिंग टाइप का बन रहा है, पर ये बॉन्डिंग टाइप का बन रहा है, पर ये दोनों एटम क्या है आपस में, इसमें मैंने थोड़ा लाइन खींच दी, ये आपस में बॉन्डेड नहीं है। नॉन बॉन्डेड एटम जो होंगे उनके लिए निकाली जाती है वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियाई क्या हो जाएगी, DAA, ये DAA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। फिर DA/2, ठीक है। तो ये पाया गया है कि जो वंडरवॉल रेडियाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मान लो 3 काइंड की रेडियाई को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो वंडरवॉल रेडियाई उसकी एलिमेंट के लिए सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसकी मेटेलिक रेडियाई होगी, और जो सबसे शॉर्ट होगी वो कोवेलेंट रेडियाई होगी, क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई में क्या होता है, दो एटम के ऑर्बिटल आपस में एक तरह से फ्यूज हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है इनके पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जो कोर टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देखा जाए तो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही है, तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनके बीच में जो हमने ट्रेंड देखने हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पसंद करो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और जल्द ही ये थर्ड लेक्चर भी इसी के साथ ही आ जाएगा, ठीक है ना। 1-2 दिन में ही आ जाएगा ये थर्ड लेक्चर भी, ख़त्म हो जाएगा, और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम कर लेंगे तो ये पूरी तरह से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।